शांति का काफ़ी बड़ा परिवार था, जिसमें वो अपनी 3 बहू निशा, कोमल और सुजाता के साथ रहा करती थी। शांति की तीनों बहुएं कामचोर के साथ साथ कंजूस भी थी, इसीलिए शांति ने घर में एक नौकरानी रखी थी। अरे कमला, कहाँ रह गई? जल्दी आ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा मालिश कर दे। बड़ी मालकिन, मैं बस आपका तेल लेकर आ ही रही थी। लाओ पैर दो, मैं आपका पैर दबा दूं। सच में कमला, तू बहुत अच्छी है, वरना आजकल की नौकरानी उतने ही घर के काम करती है जितने की उससे बात की होती है। पर तू तो घर के कामों के साथ साथ मेरा भी कितना अच्छा ख्याल रखती है। और एक मेरी इन 3 बहुओं को देख लो, जो मुझे दवाई के लिए भी पैसे नहीं देती। अरे बड़ी मालकिन, ये तो हर घर की कहानी है, और मैंने तो यहाँ इसीलिए नौकरी करनी शुरू करी क्योंकि मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। कमला भले ही घर की नौकरानी थी, पर उसका बॉन्ड शांति के साथ बहुत अच्छा था। शांति भी कमला को बहुत मानती थी, इसलिए कमला भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती और समय पर सारा काम करती। पर कमला के आने से शांति की तीनों बहुएं एक नंबर की आलसी हो गई थी। वो तीनों भी अपने काम अपनी नौकरानी से ही करवाती। कमला, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे हैं, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। जा, पहले तो जल्दी से सारे कपड़े उतार दे। कमला, कपड़े उतारने के बाद ज़रा मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुझसे कुछ काम है। कमला, मौसम बहुत अच्छा है, आज पकौड़ी खाने का दिल कर रहा है, आज ना थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लेना। शर्म लिहाज तो तुम तीनों बेच कर खा गई हो। बेचारी अकेली नौकरानी को एक साथ इतने सारे काम दे दिए। पहले उस बेचारे को थोड़ा सांस तो लेने दो। अरे कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, मैं यहाँ काम करने ही तो आई हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं सारे काम कर लूँगी। अब कमला बिना कोई शिकायत करे घर के कामों के साथ तीनों बहुओं के काम भी करती रहती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीना हो जाता है। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया है। मेम साहब ने तो कहा था कि 10 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आज 12 हो गई, पता नहीं सैलरी कब मिलेगी। क्या हुआ कमला, किस सोच में डूबी हुई है? कुछ नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। अच्छा मालकिन, मुझे ना 1 महीना हो चुका है, आपकी तीनों बहुओं ने कहा था कि 10 तारीख तक पगार दे देंगी, आज तो 12 हो गई है। दरअसल क्या है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, 10 तारीख तक मुझे भी सबको पैसे देने होते हैं। अरे कमला, वो तेरे ही तो काम के पैसे हैं, तो अपने ही पैसे मांगने में इतना हिचकिचा क्यों रही है? जा जाकर बड़ी बहू से मांग ले। शांति के कहने पर कमला शांति की बड़ी बहू निशा के पास जाती है और उससे अपनी तनख्वाह मांगती है। मेम साहब, आज 12 तारीख हो गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप मुझे मेरी सैलरी दे देती तो अच्छा रहता। जानती हूँ कमला, तुझे 1 महीना हो गया है यहाँ काम करते हुए, पर वो क्या है ना, मेरे पति को खुद अभी तक सैलरी नहीं मिली, तो मैं तुझे नहीं दे पा रही हूँ। एक काम करना, कोमल से जाकर ले ले, उसके पति की सैलरी 1 तारीख को ही आ जाती है। निशा के कहने पर अब कमला कोमल के पास जाती है और उससे अपनी सैलरी मांगती है, पर कोमल भी निशा की तरह बहाना मार देती है। माफ़ करना कमला, मेरी तो दिमाग से ही निकल गया कि 10 तारीख को तुझे सैलरी देनी है। इनकी तो सारी सैलरी ख़त्म होने पर है, और तूने भी तो याद नहीं दिलाया ना। कल तक मेरे हाथ में ही तो थे पैसे, पर आज ना ख़त्म हो गए हैं। मेम साहब कुछ करिए ना, निशा मेम साहब ने आपके पास भेजा, उन्होंने कहा आप देंगी मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं समझ रही हूँ कमला, तुझे पैसों की ज़रूरत है, आखिर तो काम पैसों के लिए ही तो कर रही है, पर सच में मेरे पास तो पैसे नहीं बचे। इस महीने घर का पूरा खर्चा मैंने ही उठाया था। तो एक काम कर, सुजाता से मांग ले, कल ही मेरे देवर को सैलरी मिली है, वो तुझे दे देगी, मेरा नाम ले लेना। अब बेचारी कमला कोमल के कहने पर सुजाता के पास जाती है, पर सुजाता तो उसे कुछ अलग ही जवाब देती है। क्या, तुझे अब तक सैलरी नहीं मिली? जब तुझे कहा था कि 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी तो तूने मांगा क्यों नहीं? मेम साहब, मुझे लगा आप खुद दे दोगी। कमला तो बहुत भोली है, पर मैं भोली और बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। ये दोनों ना बहुत तेज़ है, जब काम तो इस घर में सबका कर रही है
तो तेरी सैलरी मैं अकेले कैसे दे सकती हूँ? मैं तुझे अपने हिस्से की सैलरी दे दूँगी, बाकी आधे पैसे तो उन दोनों से ले लेना। मैं तुझे ना पूरी सैलरी नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। सुजाता अपने हिस्से की सैलरी कमला को दे देती है और बेचारी कमला बाकी की सैलरी के लिए कभी निशा के पास जाती तो कभी कोमल के पास, और इसी तरह से तीनों बहू उसे उसकी तनख्वाह के लिए इधर से उधर नचाती रहती। आखिर जैसे तैसे महीना ख़त्म होने के साथ कमला को उसकी सैलरी मिल जाती है। चलो, महीना ख़त्म होने से पहले इस महीने की सैलरी तो मिली, वरना मुझे तो लगा था कि ये तीनों कंजूस औरतें मुझे सैलरी देंगी ही नहीं। कमला अपनी सैलरी लेकर अपने घर जाने लगती है, पर तभी वहाँ शांति आ जाती है और कहती है, कमला, मैं जानती हूँ मेरी तीनों बहुओं ने तेरी तनख्वाह के लिए तुझे बहुत चक्कर कटवाए हैं, पर तू अब यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी बहू तुझे समय पर सैलरी नहीं देती। मालकिन, मेरे पास अभी कोई दूसरी जगह काम नहीं है जहाँ मैं जाकर काम कर सकूँ, इसलिए मुझे यहीं काम करना होगा। पर मैंने भी सोच लिया है, जिस तरह से इन तीनों ने मुझे घुमाया है उसी तरह से मैं इन तीनों को नचाऊंगी। बहुत परेशान किया है आपकी बहुओं ने मुझे। कमला शांति के मुंह पर ही उसकी बहू की बुराई कर देती है और बेचारी शांति कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसकी तीनों बहुएं कैसी हैं। अब कमला अपना बदला लेने के लिए तीनों बहुओं में लड़ाई लगवाती है। निशा मैडम, मुझे तो आप ही इस घर में सबसे बेस्ट लगती हो, वरना वो कोमल और सुजाता तो बस मुझ पर रोब ही झाड़ती रहती है। पर आप दिल की कितनी साफ़ हो मैडम। क्या बात है कमला, आज तो तू मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही है। मैं तो बस सच कह रही हूँ मैडम, जब भी सैलरी की बात आती है तो आप मुझे अकेले ही सैलरी देने की बात करती हो, पर कोमल मेम साहब सैलरी देने से साफ साफ मना कर देती है। और सुजाता मेम साहब तो बहुत ही चालाक है, वो तो मुझे आधे का भी आधा पैसा देती है और कहती है बाकी मैं आपसे ले लूँ। कमला निशा के कान भरकर कोमल के पास जाती है और कोमल से भी सुजाता और निशा की बुराई करती है, और आखिर में सुजाता के पास जाकर निशा और कोमल की बुराई करती है। सुजाता मेम साहब, आप इस घर में ना सबसे अच्छी हो, आप हर महीने मुझे अपने हिस्से का पैसा दे देती हो, पर आपकी वो दोनों दिरानी जेठानी मुझे बस इधर से उधर नचाती रहती है। पता है मुझे क्या कहती है? क्या कहती है? मेम साहब, किसी को बताना नहीं, मैं गरीब हूँ पर आप बहुत अच्छी हैं ना, और आपके साथ बुरा ना हो इसीलिए बता रही हूँ। वो दोनों कह रही थी कि आप बहुत कंजूस और मक्कार औरत हो जो सिर्फ अपना हिस्सा देती हो, जबकि वो दोनों आपके हिस्से का भी पैसा दे देती है, पर हमेशा आप तेरा मेरा करती रहती हो। क्या ऐसा कहा उन दोनों ने? अब दिखाती हूँ मैं उन दोनों को कि तेरा मेरा क्या होता है, और आखिर मैं हूँ कौन। अब क्या था, कमला जो चाहती थी वो हो जाता है। जिस तरह से उसकी तनख्वाह के लिए उन तीनों ने कमला को नचाया था, उसी तरह से कमला उन तीनों में लड़ाई लगवा देती है, जिससे फ़ायदा कमला का ही होता है। सयूरी और बेला दोनों ही शास्त्री परिवार की बहुएं रहती हैं। परिवार में सास मोहिनी, ससुर राजेश, सयूरी का पति हेमंत और हेमंत का बड़ा भाई यानी कि बेला का पति अभिषेक। सयूरी और बेला इन दोनों जेठानी देवरानी की शुरू से ही नहीं बनती। वो दोनों अक्सर एक दूसरे की खूबसूरती, आदा, घराना और बाकी चीज़ों से जलती रहती और हमेशा आकड़ में रहती, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। देखो बहुओं, आज तुम दोनों को बहुत सारा खाना पकाना है। आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं ना, इसलिए जो जो पकवान एकदम लजीज है वो सारे बना दो, लेकिन खाना एकदम स्वाद बनना चाहिए, वरना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी पूरे खानदान में। जी माँ जी, समझ गई। ओके माँ जी, डन। बेला और सयूरी एक दूसरे को टशन भरी आंखों से देखते हैं और अपने आप से कहते हैं, आज तो बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इस बेवकूफ़ की माँ जी और सबके सामने बेइज्जती हो जाए, ऐसा कुछ करूँगी। हमेशा तारीफों के पुल बांधते ना सब तेरे, इस बार तानों के 56 भोग खाने के लिए रेडी हो जा मेरी प्यारी देवरानी। आज तो इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बात उड़ती है ना जेठानी बनकर, आज इसके पंख ही काट दूंगी। दोनों बहुएं खाना बनाने में लग जाती है, और जब सयूरी फ्रिज में से दूध का पतीला निकालने के लिए मुड़ती है, तभी बेला उसकी सब्जी की कढ़ाई में मिर्ची पाउडर की पूरी बरनी डाल देती है। बाद में जब मेहमान आते हैं तब
सयूरी की बनाई सब्जी चखकर उन्हें इतना तीखा लगता है कि वो चिल्ला पड़ते हैं और यहाँ से वहाँ कूदने लगते हैं। अरे अरे और कैसे बुद्धू बहुए पाल रखी है तूने मोहिनी, ढंग का खाना तक बनाना नहीं आता है इन्हें। मेहमान के जाने के बाद मोहिनी बेला और सयूरी से कहती है, क्यों रे करम जलियो, किसने बनाई थी भिंडी की सब्जी? मैंने बनाई थी माँ जी। तो इतनी मिर्च डालते हैं? पूरे महीने के राशन का मिर्च पाउडर एक बार में ही स्वाहा कर दिया सब्जी में। वाह कमाल है। लेकिन माँ जी वो। चुप, एकदम चुप। आइंदा से अगर ऐसे भुलक्कड़ों की तरह काम किया ना तो 10 दिन तक भूखा रखूंगी, समझ लेना। हाँ चलो अब खिसको यहाँ से और अपने अपने काम में लग जाओ। सयूरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जरूर इस बेला की बच्ची ने ही मिलावट की होगी मिर्च की मेरी बनाई हुई सब्जी में। छोड़ूंगी नहीं आज इसे। सयूरी बेला के कमरे के बाहर पानी फैला देती है और कॉरिडोर में एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। बेला जब दोपहर की नींद लेकर उबासियां लेते हुए कमरे के बाहर निकलती है तभी धड़ाम करके जोर से कमर के बल गिरती है और चिल्ला पड़ती है, अरे अरे मेरी कमर, हड्डियां टूट गई मेरी। वहीं सयूरी पर्दे के पीछे छुपकर इस दृश्य को देखकर मन ही मन फूट फूट कर हंसती है। लगता है इस डाकन ने ही ये किया है मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। अच्छे अच्छों को पानी पिलाया है मैंने। तो तू कौन सी चीज है? अगले दिन मोहिनी सयूरी को एक साड़ी देती है। सयूरी बहू, आज बेला बहू को मैंने पापड़ सुखाने भेजा है छत पर। तू तब तक ये साड़ी इस्त्री कर दे। मुझे थोड़ी ही देर में मेरी एक सहेली के घर जाना है। उसे पोता हुआ है ना, उसी खुशी में। याद रहे बहुत महंगी साड़ी है, ध्यान से इस्त्री करना। जी माँ जी, फिक्र मत करिए। सयूरी जब साड़ी को इस्त्री करने जाती है तभी उसे ज़मीन पर कुछ पैसों के नोट पड़े हुए दिखते हैं और वो उन्हें देखकर गरम इस्त्री को साड़ी पर छोड़कर वहाँ से आगे पैसों के पास जाती है। वाह 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 वाह, इतने सारे पैसे! आज तो मेरी किस्मत का ताला खुल के ही रहेगा। जैसे ही सयूरी उन पैसों को छूती है वो देखती है कि वो पैसे तो नकली थे और बेला वहाँ पीछे से आकर हंसने लगती है। अरे ये नोट्स तो नकली हैं। बेचारी मेरी देवरानी, साड़ी तो जल गई। किसी ने सही कहा है, इंसान और उसका लालच उससे कुछ भी करवा सकता है। क्या प्लान सोचा मैंने। तुम्हें क्या लगा कि तुम ही माहिर हो बस? आप क्या बताओगी माँ जी को कि माँ जी पैसों के लालच में मैंने आपकी साड़ी को जलने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी तो खुद को तो नूरजहां समझती हो क्या? हाँ समझती हूँ। तुम्हें जलन होती है क्या? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। जेठानी हो तो ज्यादा तेवर दिखा रही हो क्या? हाँ तो तुम्हें क्या? ज्यादा मत बोलो वरना क्या? दोनों बहुओं में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और सभी घर वाले वहां एकत्रित हो जाते हैं। अपनी साड़ी को जला हुआ देखकर मोहिनी हैरान रह जाती है। नहीं, मेरी इतनी प्यारी साड़ी की क्या हालत कर दी। अरे कल मोहियों, लड़ाकू बहुओं, जब देखो तब लड़ती रहती हो। पर माँ जी, इस सब में मेरी जेठानी जी का हाथ है। क्या? कुछ भी बकवास मत करो, समझी ना? बेला, सयूरी से ऐसे बात मत करो। लेकिन सयूरी, ऐसा क्या हुआ है? तुम दोनों में जब देखो तब किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती ही रहती है। अरे थक गया हूँ मैं तो। दिन बीतते जाते हैं लेकिन दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई खत्म होने की जगह और भी बढ़ती जाती है। आए सयूरी, तूने मेरा मेकअप किट क्यों तोड़ दिया? जेठानी जी, आपने मेरी चप्पल कबाड़ी वाले को जानबूझकर दे दी थी ना, इसलिए। सयूरी, मैंने लाए हुए चिप्स तुमने ही खाए हैं ना? ओ जेठानी मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे वार्डरोब को तहस महस करने की? लड़ाइयाँ इतने हद तक बढ़ जाती है कि दोनों के पति हेमंत और अभिषेक काफी परेशान और तंग हो जाते हैं
वो दोनों एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और सयूरी इस घर में और नहीं रहेंगे। और मैं और बेला भी। इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ शायद ही किसी घर में होती होंगी। एकदम सही कह रहे हो तुम दोनों बेटा। ले जाओ इन दोनों आफत को और दे दो मुझे भी छुटकारा इनसे। वही तो, अब दिन के 2400 घंटे लड़ाई नहीं, भजन बजेंगे, पूजा पाठ होंगे। हेमंत सयूरी अलग रहने लग जाते हैं और बेला अभिषेक भी अलग रहने लग जाते हैं। इन दूरियों के बीच पहले कुछ दिन तो दोनों बहुएं खूब अच्छे से अपना जीवन गुजारती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं तभी घर में अकेले रहकर दोनों को बहुत बेचैनी सी होने लगती है। उफ़ो, ये क्या लाइफ हो गई है मेरी। सारा काम निपटा दिया, टीवी और फोन भी यूज कर लिया। अभिषेक तो अब सीधा रात को ही लौटेंगे, तब तक क्या करूंगी मैं। बहुत याद आ रही है घर वालों की और मेरी उस दुश्मन की भी। अब क्या मैं इन दीवारों से लड़ाई करूं। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। माँ जी, पापा जी, चिरची और जेठानी जी की भी याद आ रही है। भले ही हम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों अलग होकर, दूर रहकर अब मुझे उन सभी रिश्तों की अहमियत, उनका मोल समझ में आ रहा है। एक दिन बेला शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती है और इत्तेफाक से सयूरी भी उसी मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। दोनों एक ही फ्लोर पर होते हैं। जब बेला बिल भर के सीढ़ियों की तरफ नीचे जाने के लिए चल पड़ती है तो उसकी नज़र सयूरी पर जाती है, जो पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाई जा रही होती है और तीसरी मंजिल से गिरने वाली होती है कि तभी फटाफट से बेला भागती है और सयूरी को बचा लेती है। सयूरी की जान बच जाती है, जिसके बाद दोनों बहुएं एक दूसरे को कस के गले लगा लेती हैं और रोती हैं। आई मिस्ड यू जेठानी जी। जेठानी नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हो, मेरी बेला दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने छोटी होकर भी आपके साथ कितना गलत किया। नहीं सयूरी, मैंने भी तो तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा किया। मुझे भी माफ कर दो मेरी छोटी बहन। आपको पता है, आपके बिना मैं अकेली हो गई थी। किसी से झगड़ा ही नहीं किया था इतने दिनों से। लेकिन एक बात को, इस दूरी वाले छोटे से समय में मैंने ये सीख लिया कि इंसान जब साथ हो तब उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो दूर चला जाए ना, तब उसकी अहमियत और कदर दोनों बहुत अच्छे से पता चलती है। चलो मेरी बहन, हमारा ससुराल और हमारी सास हमारी राह देख रहे होंगे। इस तरह दोनों लड़ाकू बहुओं में सुलह हो जाती है और वो दोनों फिर से अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। सास मोहिनी उनकी आरती उतारती है और नजर उतार कर कहती है, इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। मेरे दोनों आंखों का तारा हो तुम दोनों। आओ गृह प्रवेश करो। बेला और सयूरी गृह प्रवेश करते हैं और आगे चलकर रोज एक साथ प्यार और स्नेह से रहते हैं और पूरा परिवार एक समृद्ध और खुशहाल जिंदगी बिताता है। कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे अपने आसपास सिर्फ बुराइयां ही दिखाई देती है। अरे सीमा की बहू ने तो उसी के ऊपर केस कर दिया। अरे वो नहीं है राधिका, उसने तो पड़ोसन का घर ही तुड़वा दिया। हे भगवान, कैसे कलयुग में रह रहे हैं हम। माँ जी, वो बुआ जी की बहू है ना नेहा, मैं उसके साथ जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। नेहा के साथ? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ही खराब लड़की है। सुना है भाग कर शादी की थी। अरे भागा तो लड़का भी था ना, अपना बेटा राहुल तो उसी के साथ घूमता है। अरे तुम चुप रहो जी, घर में बहू को बिगाड़ देगी तो झेलना तो हम लोगों को ही पड़ेगा ना। ना बहू ना, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। और बहू सास के साथ चली जाती है। सामने से एक लड़की छोटे कपड़े में जा रही होती है। हाय हाय, कोई शर्म हया तो रह ही नहीं गई आजकल की लड़कियों में। तभी वो लड़की बबली के पैर छूती है। अरे आंटी जी, आप कहाँ घूम रही है? पहचाना नहीं? मैं शशि की बहू। अरे शशि की बहू, वो तो बड़ी संस्कारी औरत थी। तुम्हें क्या हो गया बेटा? संस्कारी थी नहीं है, और मुझे क्या होना है? अरे भाभी, आप तो कहीं आते जाते ही नहीं हो। लोग तो बोल रहे थे कि बड़े घर में शादी हो गई तो आपके नखरे बढ़ गए। ऐसा है क्या? अरे नहीं नहीं, कैसे नखरे? वो मैं तो। अरे चुप कर,
ऐसी औरतों से कम ही बात किया कर। देख कैसे कपड़े पहनकर घूम रही है, शर्म हया तो सब बेच खाई है इसने। पर माँ जी, इन्होंने आपके पैर तो छुए थे, संस्कार तो पूरी दुनिया ने देखा। अरे छोड़ो ना, मैं ऐसी औरतों का बुरा ही नहीं मानती। किसी को मुंह पर बुरा बोलना, क्या ये संस्कार सही है? देख देख कैसे जबान चला रही है। तू तो बहू इससे दूर ही रहना, वरना तू भी बिगड़ जाएगी। बहू को सास की बात बहुत अजीब लगती है। वो मन में सोचती है, अरे ये क्या बात होती है, किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ, और अपनी समझ भी तो कुछ होती है ना। खैर सास को डर था कि उसकी बहू किसी ऐसे से ना मिले जो उसे सास के खिलाफ भड़काए। एक रोज बहू घर के फोन से माँ से बात कर रही होती है। हाँ माँ, मैं आऊंगी ना, बस यहाँ थोड़ा काम संभल जाए। अरे क्या काम, तेरी सास तो जवान है अभी, क्या 1-2 दिन घर नहीं संभाल सकती? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं बात करती हूँ ना। बहू माँ से बात करके फोन रख देती है और सास के पास जाती है। देख बहू, तू अभी मायके नहीं जा सकती, पता है ना, घर का बहुत काम होता है। बहू को आश्चर्य होता है कि आखिर सास को ये बात पता कैसे चली। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं क्या कहने वाली हूँ? अरे कैसे पता नहीं चलता, आज अचानक भरी दोपहर में तू मेरे कमरे में, तो यही तो कारण होगा ना। बहू को सास का लॉजिक समझ में तो नहीं आता, पर फिर भी। माँ जी, आपकी उम्र हो गई है तो अनुभव भी ज्यादा है, वरना मैं तो कभी ना समझ पाती कि भरी दोपहर को कोई कमरे में क्यों आया है। कैसी बात कर रही है बहू, तेरी माँ को तो मैं जवान लगती हूँ। अब तो बहू के पैरों से जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, कैसे सास को माँ के साथ हो रही सारी बात पता चल गई। खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू का बैग पैक होता है मायके जाने के लिए। माँ, मैं सीमा को उसके मायके जाने वाली बस में बिठा कर आता हूँ। लेकिन जैसे ही बेटा बैग उठाता है, बगल में सास का भी बैग आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले मेरा बैग भी उठा ले। वो क्या है ना, मैं भी बहू के साथ हो आती हूँ। पर माँ जी, आपने तो बताया नहीं, मैंने तो माँ को भी बोला। वो क्या है ना, तेरी भाभी के बारे में सुना है कि काफी तेज है। अब बहू तू वहाँ जाएगी और 4 बातें सीख कर आएगी, फिर तू यहाँ आकर मुझसे लड़ेगी। उससे अच्छा है मैं ही साथ चलती हूँ। हाँ वो तो ठीक है माँ जी, पर वर खैर कुछ नहीं चलता। माँ जी तो बस्ता लेकर तैयार हो जाती है बहू के मायके जाने के लिए। और वहाँ जाकर, अरे बहन जी, आप, सीमा ने बताया नहीं। अंदर से सीमा की भाभी की आवाज आती है। अरे माँ जी, सीमा दीदी आ गई क्या अपनी सास के पंजे से छूटकर? देखा देखा सीमा, मैं क्यों आई साथ में। बेटा ये वो लड़कियां हैं जिनको सास का प्यार पंजा लगता है। अरे मैं नहीं जाने देती अपनी बहू को कहीं भी। कल को कुछ सिखा पढ़ा दिया तो मेरा तो परिवार टूट जाएगा ना, क्यों बहन जी? अब बेटी की सास को गलत तो इस क्या उस जहाँ के लोग भी नहीं कह सकते। और क्या बहन जी, वो ना बहू थोड़ी मजाकिया है हमारी, माफ कर दीजिए। तभी वहाँ बहू की भाभी भी आ जाती है। जी हाँ आंटी जी नमस्ते, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मजाक मजाक में बस किसी का घर ना टूटे। अरे कैसी बात कर रही हैं आंटी, ये मेरी ननद है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे वही तो, वरना आकर तो यहीं रहेगी ना तुम्हारे सर पर, ये भी तो सोचो। सभी को बेटी की सास की बात थोड़ी अजीब लगती है। बहू जरा सीमा की सास का सामान गेस्ट रूम में तो रख दे। और सीमा दीदी का? मेरी बेटी इतने महीने बाद आई है, वो मेरे साथ रहेगी मेरे कमरे में। अच्छा मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। बहू जरा चल तो मेरे साथ। अब क्या था, सास सीमा को माँ और भाभी के पास अकेले बैठने का मौका ही नहीं देती है। बेटा सोचा था दिल की 2-4 बातें कर लूंगी, लेकिन तेरी सास तो, ओहो।
तभी भाभी को एक आइडिया आता है। माँ जी, आज सारा दिन आप दीदी के साथ रहना, मैं सास को लेकर जा रही हूँ शॉपिंग पर। आंटी जी, वो क्या है ना, हम लोगों के घर रिवाज है, बेटी की सास आए तो उसे उसकी पसंद की साड़ी दिलानी होती है, तो हम मार्केट चलते हैं ना आज। नई साड़ी के नाम पर सास का मन खुशी से झूम जाता है। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो। तभी सीमा आ जाती है। नहीं भाभी, माँ जी नहीं जा सकती। मैंने और माँ ने सासू माँ के साथ सक्सेना आंटी के घर कीर्तन पर जाना है। कहाँ नई साड़ी और कहाँ ईश्वर का कीर्तन। अच्छा फिर सीमा, मैं ही ले आती हूँ कोई कॉटन की पीली हरी साड़ी, लेकिन तुम्हारी सासू माँ को अच्छी नहीं लगी तो। अरे नहीं नहीं बहू, मैं आ रही हूँ ना मार्केट शॉपिंग में, तू ना अपनी माँ के साथ कीर्तन में जा, और वैसे भी कीर्तन में तो सिर्फ प्रभु के गाने होते हैं, क्यों। सास बहू की भाभी के साथ निकल जाती है मार्केट, जहाँ वो उसे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी दुकान घुमाती रहती है, और यहाँ माँ बेटी ढेर सारे गप्पे लगाती हैं। तेरी सास को ये समझना चाहिए कि बहू को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अरे आदमी गलत संगत में तभी बिगड़ता है जब उसे सही गलत की समझ ना हो। छोड़ना माँ, और बता। माँ बेटी की बातें और उधर सास की मार्केटिंग।